So this is the third lecture of CMA Foundation Accounting. In this lecture, we will discuss about bank reconciliation statement. पहले तो बुक वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. Since transaction affected in checks, drafts and other electronic fund transfer are recorded in bank book by organization and in passbook statement by bank, at any point of time the balances of bank book and passbook should be equal. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी बैंक बुक में रिकॉर्ड करता है और बैंक की पासबुक में जो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं वो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए. अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द अबव टू ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब आपको ये ऐसे समझ नहीं लगेगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ. तो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पर जाएं तो आपके सामने ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा. हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो देखो यार क्या होता है. सपोज एक बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन, हम चिंटू नाम लिख लेते हैं. सपोज कोई बिजनेसमैन है, वो जब भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको किस में रिकॉर्ड करता है? वो करेगा अपनी कैश बुक में और बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेगा. लेकिन वही ट्रांजैक्शन उसका बैंक पे तो रिकॉर्ड करेगा. सपोज कीजिए उसका बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक भी रिकॉर्ड करेगा किसमें? पासबुक में. यानी कि सेम ट्रांजैक्शन जो है दो बार रिकॉर्ड होगी. एक तो बिजनेसमैन खुद करेगा अपनी कैश बुक में और दूसरा उसका बैंक करेगा पासबुक में. अब कई बार क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं और बैलेंसेस मैच नहीं होता. तो उस बैलेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अब एक एग्जांपल से भी इसको समझते हैं. सपोज कीजिए बिजनेसमैन ने 10,000 का चेक दिया है किसी को 29 तारीख को, राइट. सपोज 29 दिसंबर को दिया है. लेकिन उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने बैंक में जाके उस चेक को किया है 31 दिसंबर में दिया. तो अब वो तो अपनी एंट्री कर देगा बिजनेसमैन 29 दिसंबर को ही कि उसके खाते में से तो 10,000 चले गए उसके कैश बुक में से. लेकिन बैंक की पासबुक में वो एंट्री कब आएगी? 31 दिसंबर को. यानी कि उसका बैलेंस जो है मैच हो जाएगा. तो इस मिसमैच को कंप्लीट करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे. अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के ना कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स आप जरूर याद रखिएगा. अब पहली चीज तो एक आपको दिमाग में रखनी है, वी विल ऑलवेज बी फॉलोइंग पासबुक. हम हमेशा बैंक की पासबुक को ही फॉलो करेंगे. और दूसरा रूल यहाँ पर ये है कि अगर हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो वो ऐड होगा और क्रेडिट बैलेंस हो तो वो माइनस होगा. ये तो आपको पता ही होगा जिन्होंने कैश बुक बनाई होगी उसी फॉर्मेट के हिसाब से. और बैंक बुक में ये चीज उल्टी होती है. बैंक बुक में डेबिट होता है और क्रेडिट जो है ऐड होता है. ट्रांजेक्शन आपने देखी भी होगी, जब हमारे बैंक में पैसे आते हैं तो वो किस तरह से अमाउंट आती है? योर सैलरी हैज बिन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड. तो कुछ इस तरह से होगा. अब इसके बाद इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में काम आएंगे. उसके बाद लिखा है कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बुक. यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उनके क्या कॉजेज हो सकते हैं. और फाइनली इसके नीचे लिखा है स्टेप्स इन प्रेपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अब आपको ऐसे समझ नहीं लगेगा थ्योरेटिकल में, मैं आपको सीधा इसके फॉर्मेट पर ले चलता हूँ. अब फॉर्मेट बनाना तो इसका बहुत ही आसान है. एक तरफ हम लिख लेंगे पर्टिकुलर्स और इधर लिख लेंगे प्लस और इधर लिख लेंगे माइनस. तो ये वाले कॉलम में लिखेंगे जो चीजें हमने ऐड करनी है और ये वाले कॉलम में लिखेंगे जो चीज हमने सब्ट्रैक्ट करनी है. तो सबसे पहले तो आपको कैश बुक का बैलेंस देखना है. अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो सिंपली उसको ऐड कर देंगे और क्रेडिट बैलेंस है तो सिंपली उसको माइनस कर देंगे. और अगर पासबुक का बैलेंस होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा. यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है वो माइनस होगा और क्रेडिट बैलेंस जो है वो ऐड होगा. और ओवरड्राफ्ट की बात करें, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक तो वो माइनस होगा. और सिंपली अगर पासबुक में हो तो वो क्या होगा? वो ऐड होगा. अब कौन सी चीजें हमने ऐड करनी है वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो हमने ऐड करना है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब इसका मतलब क्या है कि चेक इशू कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन है, उसने किसी को चेक दिया. सपोज कीजिए 20,000 रुपए का चेक दिया. तो उसने तो अपने अकाउंट में से डिडक्ट कर दिए 20,000. लेकिन उसने जिस पर्सन को चेक दिया था उसने अभी तक जाके वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया. तो बिजनेसमैन ने तो अपने अकाउंट में से डिडक्ट कर दिया लेकिन बैंक की बुक्स में वो मैच नहीं होगा. इसलिए हम क्या करेंगे, हम उस चीज को ऐड कर देंगे. तो हमने यहाँ पर 20,000 माइनस किया था तो 20,000 को ऐड कर देंगे. उसी चीज को हमने यहाँ पर ऐड किया. तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका लॉजिक समझ आ गया होगा. दूसरी चीज जो ऐड करनी है, एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस. यानी कि बैंक में कोई भी चीज ऐड हो रही है. सपोज कीजिए बैंक में यहाँ पर 10,000 रुपए ऐड हो गए. तो अब हमें इन दोनों को इक्वल करना, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है ना, कैश बुक में 10,000 ऐड करेंगे तभी तो दोनों का बैलेंस इक्वल आएगा.
तो वही चीज हमने की है, यहाँ पर इसको ऐड किया है। चलिए अब वो वाली चीजें देखते हैं जो हमने लेस करनी है। तो हमने ये एंट्री समझी थी ना, अब बिल्कुल इसका उल्टा ही है। यहाँ पर लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्रेडिटेड। इसका मतलब ये है कि हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। तो आप खुद मानिए कि अगर आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया है, तो आप क्या मान रहे हैं कि आपकी कैश बुक में पैसे आ जाएंगे। सपोज 50,000 का चेक था, तो हमारी कैश बुक में 50,000 रुपये आ गए, लेकिन बैंक ने तो अभी तक उसको डाला ही नहीं। तो अभी इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 50,000 को कैश बुक में से डिडक्ट कर देंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पर करी है। उसके बाद दूसरी चीज है एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक में कोई चीज माइनस हो जाती है। सपोज कीजिए 20,000 रुपये की कोई अमाउंट कम हो गई है, तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में से भी 20,000 रुपये डिडक्ट करेंगे और बैलेंस इक्वल आ जाएगा। और लास्ट में जो इसका टोटल होगा तो वो बनेगा बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। यही अगर हम पासबुक से शुरू करते तो क्या करते, तो बैलेंस एज पर कैश बुक बन जाता। तो सबसे पहला तो है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो तो ये ऐड होगा। तो 88,000 को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 58,000 बट ओनली 20,000 वर क्लियर्ड। अब हमने ये क्या पढ़ा है, 20,000 क्लियर हो गए हैं, तो कितने क्लियर नहीं हुए, 38,000। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको लेस करना है, क्योंकि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 38,000। तीसरी एंट्री अब पढ़िए क्या है, चेक इशूड वर 25,000, 38,000 एंड 20,000। यानी कि तीन चेक हैं, पहला 25,000 का, 38,000 का और 20,000 का। इसमें से वो कह रहा है कि 58,000 की चेक तो अभी तक सप्लायर के पास है, यानी कि चेक इशू तो कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये ऐड होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितनी अमाउंट होगी, 58,000। अब इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिखी है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 12,500 वाज रोंगली एंटर्ड इन 15,200 इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यानी कि डिविडेंड कलेक्ट तो हुआ था 12,500, लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, 15,200। यानी कि 2,700 जो है हमने एक्सेस रिकॉर्ड कर दिया और यहाँ पर नहीं किया। तो अब इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,700 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेस कर देंगे डिविडेंड कलेक्टेड एक्सेस रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम 2,700। 2,700 इसको डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिखी है, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 20,000 अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। यानी कि सिर्फ पासबुक में ही हमने 20,000 रुपये ऐड किए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए कैश बुक में भी तो 20,000 ऐड करेंगे, तभी दोनों तरफ इक्वल बनेगा ना। तो हम यहाँ पर करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 20,000, इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद सिक्स्थ एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 9,300 was debited by bank in passbook and the information was received on 3rd अप्रैल 2021। वो यानी बेसिकली ये कहना चाहता है कि इंटरेस्ट जो है बैंक ने चार्ज किया 9,300, इसको डेबिट कर लिया, लेकिन कैश बुक में उसी दिन ये एंट्री नहीं हो पाई। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए कैश बुक में से भी तो 9,300 माइनस करेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम 9,300 जो है लेस वाले कॉलम में डाल देंगे 9,300। अब इसके सामने लिखेंगे क्या, तो आप बेसिकली सिंपली नरेशन लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन पासबुक ओनली, या फिर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। अब उसके बाद सेवंथ एंट्री देखिए क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय एमएस नाबिन ट्रेडर्स 4,000 नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यानी कि 4,000 हमारे पास आए थे, हमने उसको कैश बुक में नहीं लिखा, तो क्या करेंगे, उसको अब लिख देंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए 4,000 रुपीज कहाँ से आए हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम नाबिन ट्रेडर्स, यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। अब फाइनल लास्ट एंट्री रह गई है,
ये है कॉरपोरेशन टैक्स 12,000 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन पासबुक ओनली। यानी कि वो कह रहा है कि बैंक ने 12,000 रुपए जो है पे किए हैं, लेकिन ये सिर्फ पासबुक में ही आपने रिकॉर्ड किया। अब क्या करेंगे, इसको कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर देंगे, तो 12,000 यहाँ से भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ किस कॉलम में जाएगा, लेस वाले कॉलम में जाएगा 12,000। और इसके सामने हम क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन कॉरपोरेशन टैक्स पेड अपीयर्ड इन पासबुक ओनली। तो चलिए अब टोटल लगा देते हैं। तो इन तीनों का टोटल हमारे पास बन रहा है 82,000 और ऊपर था 88,000। तो इनको ऐड करने के बाद बनेगा 1,70,000। अब इनका अगर टोटल लगाते हैं तो ये हमारे सामने आता है 62,000। अब 1,70,000 में से 62,000 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1,08,000। अब ये बन जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर ये फाइनली खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे 1.7 जो है ट्रायल बैलेंस। अब आपको अपनी बुक पर पेज नंबर 58 पर जाना है और ये क्वेश्चन देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20। हम इसके कॉन्सेप्ट से समझेंगे कैसे ट्रायल बैलेंस को बनाना है। बेसिकली लेजर अकाउंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, हम लेजर अकाउंट्स की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी शो हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर हम चले जाते हैं, हमारे सामने है कैश बुक का अकाउंट। अब आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन देखना है। ये अगर क्रेडिट साइड है तो हम ट्रायल बैलेंस में इसको उल्टा लिखेंगे डेबिट साइड। या आप यूं समझ लीजिए जो बैलेंस ब्रोड डाउन है हमने उसको चेक करना है और उसी साइड में लिखना है। सपोज यहाँ पर टू बैलेंस ब्रोड डाउन है 5,000 और ये है डेबिट साइड में। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ट्रायल बैलेंस में भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे 5,000 के अमाउंट जो है। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट जो हमने बना रखा है ट्रायल बैलेंस का, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, इसके नीचे लिखते हैं कैश बुक और इसके सामने डेबिट वाली साइड में 5,000 रुपए अमाउंट लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर है हमारा परचेजेस अकाउंट। अब इसका बैलेंस ब्रो डाउन देखिए कितना है, 12,950 डेबिट साइड। तो ये भी हम पर्टिकुलर्स के नीचे लिख लेंगे परचेजेस और इसके सामने डेबिट साइड पर लिख लेंगे 12,950 रुपए। नाउ द थर्ड अकाउंट इज सेल्स अकाउंट। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा है, अब इसमें बैलेंस ब्रोट डाउन जो है वो क्रेडिट साइड दे रखा है 13,875। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो थर्ड नंबर पर आ गया सेल्स अकाउंट और उसके सामने क्रेडिट अकाउंट के नीचे हम इसकी वैल्यू को लिख लेंगे। अब आता है रिटर्न्स इनवर्ड। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 500 डेबिट साइड में। तो रिटर्न इनवर्ड जिनको नहीं पता वो ये सेल्स रिटर्न होता है। तो हम रिटर्न इनवर्ड की वैल्यू 500 लिख लेंगे डेबिट साइड के नीचे। देन कम्स रिटर्न आउटवर्ड जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड और इसकी वैल्यू है 675। अब रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड का उल्टा होता है। जैसे वो सेल्स रिटर्न था तो ये परचेज रिटर्न होता है। अब उसको हमने लिखा था डेबिट साइड, तो इसकी वैल्यू कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, यानी उसके ऑपोजिट। अब नेक्स्ट किसी पर्सन का नाम है मिस्टर ए कुमार और इनकी वैल्यू है 5,000, वो है क्रेडिट साइड। तो हमने क्या करना है, मिस्टर ए कुमार का नाम लिख लेना है और सामने क्रेडिट अकाउंट में इनकी जो वैल्यू थी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन की वो लिख लेनी है। देन कम्स नेक्स्ट अकाउंट ऑफ एमएस विनोद ब्रोज अकाउंट। इनका बैलेंस ब्रोट डाउन भी क्रेडिट साइड है तो हम इसको भी क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट देख लीजिए, वो अमाउंट हम एग्जैक्ट जो है क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद जयंत अकाउंट, इस अकाउंट में भी एग्जैक्ट सेम चीज है, बैलेंस ब्रोट डाउन जो है क्रेडिट साइड है। तो हम करेंगे पहले पर्टिकुलर्स के नीचे जयंत कुमार का नाम लिखेंगे और क्रेडिट अकाउंट में उनकी जो वैल्यू है उसे लिख देंगे। अब अगले अकाउंट में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखिए, एम एस विनय कुमार अकाउंट। अब ये डेबिट साइड इसका बैलेंस ब्रो डाउन आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में भी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को डेबिट साइड लिखेंगे। तो 9th नंबर पर एम एस विनय कुमार अकाउंट और इनकी जितनी वैल्यू थी बैलेंस ब्रो डाउन की उसको डेबिट साइड के नीचे लिखेंगे।
अब 10वें नंबर पर है MS रमाकांत का अकाउंट और ये भी जो है डेबिट साइड इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। तो 10वें नंबर पर हम लिख रहे हैं रमाकांत अकाउंट और इसके सामने डेबिट साइड के नीचे इसकी वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू है 5700, तो हम 11वें नंबर पर लिख रहे हैं डेबिट साइड में 5700। अब बस ये 12वां और लास्ट अकाउंट है आपके सामने, इसके बाद हम टोटल लगा देंगे ट्रायल बैलेंस का। तो ये है फर्नीचर अकाउंट जिसमें है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में और जिसकी वैल्यू है 1200। तो हम 12वें नंबर पर लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट और उसके सामने क्रेडिट साइड में 1200 रुपये लिख देंगे। अब चलिए डेबिट और क्रेडिट इन दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। तो डेबिट साइड की सारी अमाउंट को इक्वल करने के बाद जो वैल्यू हमारे सामने आ रही है वो है 28025 और क्रेडिट साइड को टोटल करने के बाद हमारे सामने जो वैल्यू आ रही है वो है 28025, यानी कि दोनों अमाउंट बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और लेजर और जनरल की जितनी भी वैल्यूज थी बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। यहाँ लिखा है एवरी कंसर्न इज इंटरेस्टेड इन एस्कर्टेनिंग ट्रू प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस के फाइनेंशियल प्रॉफिट के बारे में जानना होता है। बट इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ बुक कीपर सर्टेन एरर्स आर कमिटेड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न। लेकिन कई बार कुछ एरर्स हो जाते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन या यूं कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत कर देते हैं। उसके बाद अब एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में डिफरेंस बताया गया। द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज इज टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग इन माइंड सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन इंक्लूडिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। वहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री की बात करें तो क्या है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इज टू रेक्टिफाई यानी एरर अकर ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग कास्टिंग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अब स्टेजेस की बात करते हैं कि एरर्स होते कब कब हैं। तो पहला तो है एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन जनरल, दूसरा है एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन लेजर, तीसरा होगा एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट और चौथा होगा एट द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। टॉकिंग अबाउट 4 टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड वन इज एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड इज एरर ऑफ कमीशन एंड फोर्थ इज कंपनसेटिंग एरर्स। चलिए अब इनको इन डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहला तो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। सपोज कीजिए आपने एक एसेट परचेज किया है लेकिन उसको एसेट अकाउंट में डालने की बजाय आपने एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल बन जाएगा। इन दिस केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस सिंस द अमाउंट्स आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड, यानी कि ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो अमाउंट है वो हमने करेक्ट साइड पर डाली है। उसके बाद क्लरिकल एरर्स में जो सबसे पहला है वो है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप भूल गए हैं पार्शली यानी आधी या फिर पूरी भूल गए हैं तो उसे हम कहेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन। यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखी है जैसे नोट रिकॉर्डिंग ए क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमारी है एरर्स ऑफ कमीशन। ये क्या होता है, इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, यानी कि कोई अमाउंट थी हमने गलत अकाउंट में डाल दिया है या गलत साइड पर लिख दिया है तो उसको क्या कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन कहेंगे। कंपनसेटिंग एरर वो होते हैं जहाँ एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देते हैं। अब समझ लेते हैं एरर्स को रेक्टिफाई कब कब करेंगे। तो सबसे पहला जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारे सामने है वो है बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरे नंबर पर है आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और तीसरे नंबर पर है आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब पहले वाले में हम देखेंगे तो इसमें है सिंगल साइड एरर और दूसरा होगा डबल साइड एरर। सेम चीज़ सेकंड वाले में भी है और सेम चीज़ थर्ड वाले में भी है, सिंगल साइड एरर और डबल साइड एरर। जो स्टेज 1 है बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब इसमें सिंगल साइड एरर तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली ये रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, नो डबल एंट्रीज रिक्वायर्ड। जैसे एग्जांपल दे रखी है फॉर अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज डे बुक 2000 परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय 2000 ओनली, यानी कि अंडरकास्ट हो गया था परचेज डे बुक 2000 से, तो सिंपल आपको उसको परचेज अकाउंट को 2000 से डेबिट कर देना है। अब बात करते हैं डबल साइड एरर की।
अब डबल साइड एरर में क्या होगा, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको पास करनी होगी। एग्जांपल दे रखा है जैसे कि हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी थी परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन इसकी जगह एंट्री क्या करनी थी, परचेज की जगह हमने बिल्डिंग को लिखना था। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, जो एंट्री हमने रॉन्ग पास किया टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। एंड द सेकंड स्टेज इज आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इसके अंदर अगर हम सिंगल साइड एरर को समझे तो इसमें तो सिंपल ही होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री टू बी पास्ड इन्वॉल्विंग सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि हमने कोई चीज को पिछले अकाउंट में 2000 था तो हमने उसको सीधा डेबिट कर दिया था। अब इसको क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट से उस एंट्री को पास करना है। और अगर डबल साइड एरर की बात समझे इसके अंदर, तो समझिए जैसे कि हमने पिछले बार भी किया था, रॉन्ग एंट्री थी हमारी परचेज अकाउंट टू कैश, लेकिन उसको करेक्ट कैसे करना था, बिल्डिंग टू कैश से। और अब क्या करेंगे, सेम चीज जैसे पहले की थी वैसे ही करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, और सामने जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो दोस्तों अब ये फाइनल और लास्ट है आपका, जो है आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसमें अगर सिंगल साइड एरर की बात करें तो यहाँ पर लिखा है रेक्टिफिकेशन एंट्री टू बी पास्ड इन्वॉल्विंग सस्पेंस अकाउंट इन एडिशनल नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि जो हमने पहले अकाउंट बनाया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस करना है। तो बेसिकली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। डबल साइड एरर की बात करें ना तो ये भी बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे हम पहले करके हैं। यहाँ पर यही चीज लिखी है, दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट इन्वॉल्विंग द सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं करना और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, और करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, जैसे पहले हमने ऊपर देखे। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, एग्जैक्टली ऊपर जैसे ही हम करके आए हैं बिल्कुल सेम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के। सबसे पहला टॉपिक तो ये है डेप्रिसिएशन, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये दोनों करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक जो रह जाएगा वो रह जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अगली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। अगर आपको CMA कोर्स के रिलेटेड और कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें इंस्टा पर DM कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।